मेरे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा था लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था गॉस की प्रमेय, चैप्टर सेकंड चल रहा था फिजिक्स का। ठीक है, तो लास्ट का जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने पढ़ा था गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है, ठीक है। फिर हमने गॉस की प्रमेय का निगमन पढ़ा था, फिर समतल कोण पढ़ा था, फिर घन कोण पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने 3 डेफिनेशन जो पढ़ी थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व और आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये तीनों डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी। और हर डेफिनेशन से मैंने एक एक न्यूमेरिकल भी करा था, इसका फार्मूला भी बना था, इसका मात्रक था और इसकी बीमा थी। अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हो तो सबसे पहले हमारा पुराना वीडियो देखें जो कि फर्स्ट लेक्चर है गॉस की प्रमेय का। सेकेंड लेक्चर उसके बाद देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो हम पढ़ाएंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, हाँ, तो आज की हेडिंग आप लोग मेरे साथ डालिएगा, गॉस की प्रमेय, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। क्या लिखेंगे? गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, क्या लिखे? गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। हम अनुप्रयोग एक एक कराऊंगा, सबका फार्मूला भी प्रूफ कराऊंगा और मैं हर फार्मूले से रिलेटेड एक एक दो न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त होगी। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो मैं आज का टॉपिक कराने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो अनुप्रयोग हैं गॉस के ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई ना कोई एक अनुप्रयोग पूछा जाता है, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा और अपनी नोट कॉपी पे, जो नोट कॉपी बनाते हैं, नोटबुक जिस पे आप नोट करते हैं, उसको साथ में लेके बैठिए, उस पर ज़रूर कॉपी करते रहिए मेरे साथ साथ, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला अनुप्रयोग डालिएगा। सबसे पहला है अनंत लंबाई। क्या है? अनंत लंबाई के एक समान, अनंत लंबाई के एक समान, ठीक है, एक समान रूप से आवेशित तार पर, क्या, आवेशित तार के कारण, ऐसे लिखिए, आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये पहला अनुप्रयोग है गॉस की प्रमेय का। भाई जिसकी डेफिनेशन, जिसकी परिभाषा इतनी बड़ी, उसका नाम बड़ा, तो उसका एक्सप्लेनेशन कितना बड़ा होगा। एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, बट आप लोग मेरे साथ देखते रहिए अंत तक। ठीक है, हाँ, ये डेफिनेशन का नाम है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले इसका हम बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, देखिए क्या है। ये हमारे पास क्या है, एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है। क्या भाई? एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है। ठीक है, इस तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, इस तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। बात समझ में आ रही? फिर हमने किया क्या है, इस तार का आवेश हम मान लेते हैं क्या है, Q। इस तार का आवेश क्या है, Q है। और इस तार पर जो आवेश का रेखीय घनत्व है वो हम मान लेते हैं लैम्डा। क्या है हमारे पास? लैम्डा। बात समझ में आ रही? बोलिए। इस तार से स्मॉल r दूरी पर, सॉरी पहले ये न लिखिएगा, इस तार के चारों ओर एक हम गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। देखिए वो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ कैसे होगा देखिए ज़रा। ये हमने जो एक बनाया है, ये गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना की है। क्या की है? गॉसियन पृष्ठ की क्या की है? परिकल्पना की है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये हमने जो बनाया है ये गॉसियन पृष्ठ है। इस गॉसियन पृष्ठ की हमने क्या की? परिकल्पना की है। तार से स्मॉल r दूरी पर, क्या है, तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है।
क्या स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। क्या कर, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलो भाई, इतनी बात क्या समझ में आई आप लोगों के, बोलिए। अगर इतनी बात समझ में आई है तो चित्र बनाओ। क्या, चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बोलिए। हाँ ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर हमें क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप जो मैंने ये डायग्राम बनाया है इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे क्या, माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर एक समान रूप से आवेश वितरित है ना, जिसका रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है। आवेशित तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तार की लंबाई मान लेते हैं स्मॉल l है। तार की लंबाई क्या मान ले भाई हम, स्मॉल l है। तार की लंबाई क्या है, स्मॉल l है। और त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, त्रिज्या क्या है, r है। और एक हमने बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना की ही, इतना आपको मान के लिखना होता है, माना वाना जो लिखना पड़ता है वो लिखना इम्पॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ रही, मेरे साथ लिखिएगा, मैं भी लिख रहा हूँ। लिखिए, माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। क्या है, एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा है। ठीक है, जिसका आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है ना। आवेशित तार से क्या लिखेंगे, आवेशित तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है। तार की लंबाई स्मॉल l है ना। तार की लंबाई क्या है, स्मॉल l है। और त्रिज्या r है। क्या है, त्रिज्या मैंने लिख ली है, r है। ठीक है, तथा स्मॉल r त्रिज्या की एक बेलनाकार गाउसियन, क्या लिखना है, एक बेलनाकार गासी पृष्ठ की कल्पना की है। ठीक है, इतना भाई क्या लिखना है, मान के लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, इतना क्या लिखना पड़ेगा, मान के लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर लिखेंगे नई लाइन से थोड़ा सा, माना L लंबाई के आवेश बराबर क्या है, Q। माना L लंबाई के जो आवेश है वो Q है। ठीक है, L लंबाई के आवेश क्या है, Q के बराबर है। अच्छा, इस L के मल्टीपल में एक लिख सकते हैं, तो एक लंबाई, जो तार की लंबाई क्या थी, L मानी थी। अब हम एक लंबाई के आवेश क्या लिखेंगे,
एक लंबाई के आवेश, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपान में एल हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, क्यू अपान में एल हो जाएगा। अच्छा, क्यू अपान एल जो होता है, मैंने सबसे कल 3 डेफिनेशन लिखाई थी, जिसमें था आवेश का रेखीय घनत्व, जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से, जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू अपॉन एल। बोलिए भाई, क्यू अपॉन एल लिख सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? बोलिए भैया, इतनी बात समझ में आ रही? इसको क्या करते हैं, समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए, हाँ, ये जो पूरा हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है, इस बेलनाकार बंद गॉसियन पृष्ठ गुजरने वाला कुल फ्लक्स हम निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। ठीक है, कुल फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स क्या क्या होगा? अच्छा देखिए, फ्लक्स क्या क्या होगा। देखिए, अगर हमारे पास फ्लक्स कहाँ कहाँ होगा वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक तो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, तो एरिया भी हमारा क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसको मान लेते हैं क्या, φ3। बोलो बात समझ में आ रही? इसको क्या मान लें, φ3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बोलिए। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसको क्या मान लें, φ1 मान लें। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। इसको क्या मान लें, φ2 मान लें। बोलिए। अब चाहे हम इधर बनाएं चाहे इसको हम इधर बनाएं, ठीक, बात दोनों के सेम ही है। तो देखिए, हम क्या निकालते हैं, कुल फ्लक्स निकालते हैं इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला। तो φ1 हो जाएगा प्लस का φ2 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, φ3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ये टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं। अच्छा, जो फाई इक्वल टू क्या होता है, होता है E a cos ऑफ थीटा पहले के लिए, फिर दूसरे के लिए E a cos ऑफ थीटा प्लस दूसरे के लिए E a cos ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही? ये हमारा टोटल फ्लक्स। भाई फाई इक्वल टू हमने आपको बताया था जब वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन बताई थी, हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच अगर कोई कोण हमारे पास थीटा है तो जो फ्लक्स होगा वो फाई इक्वल टू E a cos थीटा होगा। ठीक है, ये 3 फ्लक्स निकल के आ रहे हैं। अच्छा ज़रा देखो भाई, हाँ, एक बात समझ में आ रही, कुछ नहीं समझ में आ रही। थोड़ा सा एक बात यहाँ पे हमने उल्टा आपको बता दी है, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और एरिया जो होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इधर भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा भाई। हाँ, वो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ रही? हाँ। अच्छा देखो, ये हमारे पास क्या है, एरिया वेक्टर है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, एरिया वेक्टर है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बीच का कोण जो बन रहा है वो कितना बना है, थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री। बात समझ में आ रही? बोलिए, बात समझ में आ रही? बताओ भाई, इतनी बात किस किस को समझ में आई? बोलिए भाई, इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा, इसके बीच देखते हैं, ये हमारे पास एरिया वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके बीच जो कोण बनना है वो थीटा कितने डिग्री का बनना है, वो 90 डिग्री का बनना है। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो φ3 हमारा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो जो थीटा यहाँ पर बनेगा ये कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। बात समझ में आ रही? हाँ, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये E a cos 90 हो जाएगा, प्लस ये जाएगा E a cos 90 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, E a cos ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, ये फाई चल रहा है, फाई इक्वल टू E a cos थीटा है ना, E a 90 डिग्री, cos 90 का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। वो क्या होता है, तो 0 की मल्टीप्लाई E a से कराएंगे तो क्या मिलेगा, 0, प्लस 0 की मल्टीप्लाई E a से कराएंगे क्या मिलेगा, 0। अच्छा, जो cos में जो 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1 होती है। भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, E a मल्टीप्लाई में 1 होगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, E a। बोलिए।
हमारे पास जो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स है वो ई ए के बराबर है। क्या है भाई? ई ए के बराबर। बोलो इतनी बात समझ में आई? अच्छा भाई यहाँ तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा ये ए क्या है? ये इस गॉसियन पृष्ठ का एरिया है। क्या है? इस गॉसियन पृष्ठ का क्या है? एरिया है। अच्छा जो बेलनाकार होता है गॉसियन पृष्ठ का, जो टी एस ए होता है वो क्या होता है भाई? वो जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो रखिए यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 पाई आर एच क्या है? लंबाई होती है, यहाँ पर लंबाई क्या है? एल है। गॉसियन पृष्ठ की लंबाई क्या है? यहाँ पर एल है। बात समझ में आ रही? बोलिए, बात समझ में आ रही? अच्छा फाई इक्वल टू क्या होता है? फाई इक्वल टू होता है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। रखो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई इंटू में 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। बात समझ में आ रही? बोले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसको हम और सही करते हैं। इसको ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिखें हम? अगर हम लिखो 1/2 पाई, क्या लिखें? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इंटू में क्यू अपान एल। बताओ, इंटू में क्यू अपान एल लिख सकते हैं, और आर भी छूट रहा है तो इंटू में आर भी लिख लें, इंटू में आर भी लिख लें। बोलिए बात समझ में आ रही? अच्छा देखिए समीकरण फर्स्ट में हमने क्या लिखा है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2 क्यू अपॉन एल के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? लैम्डा। क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। तो ई इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में इस क्यू अपॉन एल के स्थान पे क्या लिखेंगे? लैम्डा अपान में आर। बोलिए बात समझ में आ रही? बोलिए बात समझ में आ रही? बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं? ये क्या है? ये हम निकाले हैं स्मॉल आर, तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु स्थित था जहाँ पर हमने क्या निकाला? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके यूपी बोर्ड के लिए, तो आप लोग नोट करिएगा। मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, मिटा रहे हैं इसको। नोट ज़रूर करिएगा, आप लोग नोट करते रहिए मेरे साथ साथ। अगर मैं मिटा दिया करें तो आप लोग वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। हमें आप लोग चला रहे हैं, हम आपको नहीं चला रहे हैं भाई। वो कैसे? क्योंकि वीडियो को रोक दो, हम रुक जाएंगे, हम बढ़ नहीं पाएंगे आगे। आप लोग आराम से खा पी के सो के फिर वो भी करके उसके बाद नोट करिएगा, ठीक है। आते हैं एक न्यूमेरिकल लिखते हैं इस पर। न्यूमेरिकल क्या हमारे पास कह रहा है? कह रहा है कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा? रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी कितनी दे रखी है? जो आर की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। भाई हमने बताया है
सवाल को सेंटीमीटर में मत हल करिएगा, सेंटीमीटर में हल नहीं किया जाता है, सवाल मीटर में हल किया जाता है। तो सेंटीमीटर में हम मीटर में करेंगे 10⁻² मीटर लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, हाँ, ई की वैल्यू दे रखे हैं 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। लैम्डा मतलब ये निकालना है आपसे, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है लैम्डा निकालिएगा। अच्छा देखिए, अभी फार्मूला हमने निकाला, E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q/R, सॉरी λ/R, क्या निकाले थे, λ/R। अच्छा देखो हम करेंगे क्या, इसको हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। ये जो 1/2 पाई लिखा है इसको ये बनाओ, ये बनाने के लिए हम इसको 2 से गुणा व भाग करेंगे, ठीक है। भाग करने पर बात समझ में आ रही, तो E = क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 λ/R। बोलिए बात समझ में आई, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, नो, ठीक है। E की वैल्यू 9 × 10⁴, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, ये 2 इंटू में λ/2 × 10⁻²। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ये 10⁴, ये 10⁹, ये हो गया लैम्डा। इधर इसकी गुणा करा दो तो ये जाएगा 10⁻², ठीक है। और तो कुछ बच नहीं रहा, ये बच रहा है 10⁻², ये बचेगा 10⁻9 और बराबर में क्या हो गया लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा = 10⁻2 हो गया और गुणे 10⁻9 जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आई जो 10⁻7 आई। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। मात्रा क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग, हाँ भाई नोट करते रहिए, नोट करते रहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स में बता रहा हूँ आपको, ऐसी पढ़ाऊँगा कि आप भी कहेंगे कि फिजिक्स पढ़ाते हैं कोई रामकृष्ण यादव सर है, बहुत गजब की फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। नोट कीजिएगा, नोट हो गया, नोट करते रहिए आप लोग फटाफट। हाँ हो गया, अगली हेडिंग डालिएगा, सेकंड अनुप्रयोग। देखिए सेकंड अनुप्रयोग क्या है भाई, अनंत विस्तार, अनंत विस्तार वाली समतल चादर, अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित चादर, समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हमें निकालना है। हमारे पास क्या है, एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। देखिए भैया हमने क्या कहेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक अनंत, हम थोड़ा सा बना रहे हैं, आप लोग भी बनाते रहिएगा मेरे साथ। ये हमारे पास अनंत लंबाई की एक आवेशित समतल चादर है जिस पर भाई आवेश प्लस क्यू एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, जिस पर आवेश प्लस क्यू एक समान रूप से क्या है, वितरित है, ठीक है। और हमने क्या की, एक बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना की है, एक बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना की है, ठीक है, एक बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना की है, ठीक है। ये हमने क्या की, एक बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना की है, बात समझ में आ रही है। हाँ, आवेश क्या है, आवेश है, बात समझ में आ रही, बोलिए भाई।
हाँ नोट कीजिए इतना आप लोग। हाँ बन गया चित्र, नोट हो गया। नोट हो गया। हाँ देखिए ये क्या हमने किया है, एक समतल आवेशित चादर है जिस पर धनावेश एक समान रूप से विस्तृत है। एक हमने गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना की है ना। इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला हमने फ्लक्स निकाला है। तो ये हमारा पास ये एरिया वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये, तो ये φ1 हो गया। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये सब नोट हो गया। अब हम थोड़ा सा डेरिवेशन देखते हैं क्या है। देखिए माना ए क्षेत्रफल वाला, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। क्या लिखेंगे, ए क्षेत्रफल में वितरित आवेश क्यों है, तो एक क्षेत्रफल में वितरित आवेश Q अपॉन ए हो जाएगा। Q अपॉन ए क्या होता था, Q अपॉन ए होता था सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ये समीकरण क्या हो गई भैया, ये समीकरण फर्स्ट हो गई। बात समझ में आ रही। अब इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला हम फ्लक्स निकाल लेते हैं। इस पूरे पृष्ठ से, इस पूरे बंद पृष्ठ से, लिखिएगा बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स वो क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। एक तो फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, एक फ्लक्स यहाँ से निकलेगा और एक फ्लक्स ये निकलेगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए फ्लक्स देखें हम, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, प्लस ई ए हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, प्लस ई ए हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। ये फाइन चल रहा। ठीक है, अच्छा इसके लिए देखें, ये φ1 के लिए देखें तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, तो ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस का ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री। ये φ2 के लिए, अगर φ3 के लिए देखें तो थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो प्लस का लिखेंगे, ई ए कितना लिखेंगे, कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ से फाइव इक्वल टू क्या है, ये ई ए कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यही रहेगा। प्लस यहाँ पर भी ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फाइव इक्वल टू 2 ई ए निकलेगा। फाइव इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 ई ए निकलेगा। बात समझ में आ रही। अच्छा देखिए हमें निकालना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, फाइव इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो रखो बाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये जाएगा 2 ई ए। हमें ई ए निकालना है, ई निकालना है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में ये जगह 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए। बोलो यही तो मिलेगा भाई, ये सब इधर गुणे में इधर आ जाएगा, कहाँ हो जाएगा, भाग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। तो हमें यहाँ से E इक्वल टू क्या मिल रहा है, यहाँ से E इक्वल टू क्या मिल रहा है, इसको लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में A लिख लें, है ना। ये Q अपॉन A होता क्या है, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A, समीकरण फर्स्ट से। कहाँ से लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से देखिए Q अपॉन A, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये दूसरा अनुप्रयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कीजिए मेरे साथ, नोट करते रहिए, नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट कीजिए। हो गया, ठीक है, नोट ज़रूर कीजिए मेरे साथ, नोट ज़रूर कीजिए, आप लोग नोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिजिक्स
नोट करके ही पढ़ी जाती है। कोई हिंदी नहीं है कि बैठ के सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। आप लोग नोट ज़रूर करते रहिए, अपनी कॉपी को साथ में रखिएगा, पेन कॉपी को, उस पर ज़रूर नोट बनाएं, और नोट्स जो बनाएं उनको पढ़ें भी, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाले होंगे। ठीक है। हाँ, थर्ड अनुप्रयोग क्या कह रहा है अगला, हेडिंग क्या है हमारे पास। हेडिंग भाई बहुत बड़ी है। क्या कह रहा है, समान पृष्ठ घनत्व, समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटें, समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता ये निकालना है आपको। कह रहे हैं समान पृष्ठ घनत्व की निकट दो स्थित विपरीत प्रकार की प्लेटें होंगी। उन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, जैसा कि हम चित्र बना रहे हैं आप लोग समझते जाइएगा। ये देखिए, एक हमारे पास प्लेट ये है। ठीक है, इस प्लेट पर ऋण आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, इस प्लेट पर थोड़ा सा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप लोग अच्छे से बनाना। ये देखिए, एक दूसरी प्लेट है, दोनों बराबर हैं, समान प्रकार की प्लेटें हैं, परंतु कैसी हैं, विपरीत हैं। कैसी हैं, विपरीत हैं। बात समझ में आ रही, कैसी हैं, विपरीत प्लेटें हैं। ये पहली प्लेट हमारे पास हो गई और ये दूसरी प्लेट हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, दूसरी प्लेट हो गई। ठीक है, क्या कह रहे हैं, प्लेटों के बीच में, क्या कह रहे हैं, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो और प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हमने पहले इसको प्लस मानते हैं और दूसरी वाली को माइनस मानते हैं। ये हम पे डिपेंड है, हम चाहें जो मान लें, ऐसा कोई इशू नहीं है कि माइनस प्लस पहले ही रखें। ये ऋण आवेशित प्लेट हमारे पास है और पहली प्लेट कौन सी है, धन आवेशित है। ठीक है। हाँ, बात समझ में आ रही। देखिए, बहुत जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर इसकी हम तीव्रता निकाल सकते हैं। देखिए, अगर प्लेट हमारे पास ऋण आवेशित है, क्या है, अगर प्लेट हमारे पास ऋण आवेशित है तो ऋण आवेशित से हम दूर निकालेंगे। क्या है, क्या निकालेंगे, ऋण आवेशित से दूर निकालेंगे। हाँ, नोट हो गया इतना, ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पर मानते हैं इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये हमने इसी के बारे में माना है। ठीक है, ये सब पर क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। देखिए, पहली प्लेट से अगर निकाल रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहली प्लेट से क्या निकालेंगे, दूर निकालेंगे। अगर धन आवेशित प्लेट है तो धन आवेशित प्लेट से दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है, और जो E2 होगा वो दूसरी प्लेट की ओर होगा। सॉरी, क्या होगा, दूसरी प्लेट की ओर होगा। क्या होगा, दूसरी प्लेट की ओर। बात समझ में आ रही, प्लेट दूसरी की ओर। ठीक है। अब देखो हम क्या निकालते हैं। अब हम प्लेटों के बीच अब एक बिंदु P हम स्थित किए हैं यहाँ पर, ये बिंदु P है। ये बिंदु क्या है, P। तो लिखेंगे प्लेटों, ऐसे लिखना आप लोग भी, प्लेटों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। क्या निकालेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। इसको हम थोड़ा सा एक हेडिंग के रूप में देंगे। ठीक, प्लेटों के बीच बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है। अच्छा, तीव्रता ये E1 अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें मिली क्या थी, E = सिग्मा अपान क्या होता है,
2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हम यहाँ से E1 निकालें तो हमें मिलेगा क्या? हमें यहाँ से मिलेगा, यही तो मिलेगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होगी किसके ओर? ये होगी किसके ओर? पहली प्लेट से दूर, मतलब प्लेट फर्स्ट से दूर। ऐसे लिखिए ब्रैकेट में, प्लेट फर्स्ट से दूर, पहली प्लेट से दूर, है ना। ये जो E1 है ये पहली प्लेट से दूर निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, E2 हम निकाल लेंगे, है ना। अब क्या निकालेंगे? प्लेट 2 के कारण, ये पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लिख लो यहाँ पे प्लेट, आप लोग ऐसे लिख लीजिए, प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? प्लेट सेकंड के कारण, प्लेट सेकंड के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे इधर बता रहे हैं करके, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वो क्या होगी? E2 जो होगी वो भी क्या होगी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो क्या होगी? प्लेट सेकंड की ओर। उसे क्या लिखेंगे? प्लेट सेकंड की ओर। इसे क्या लिखेंगे? प्लेट सेकंड की ओर। भाई देखिए ज़रा, ये क्या है? पहली प्लेट से दूर है, और ये क्या है? प्लेट सेकंड की ओर। ये सेकंड प्लेट की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो निकाल रहे हैं वो सेकंड प्लेट की ओर निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा देखो, ये हमारे पास E2 है। ठीक है, लिखिए चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि दोनों, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में, ऐसे लिखिए, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र, ऐसे लिखिए, वैद्युत क्षेत्र समान दिशा में है। क्या लिखेंगे? समान दिशा में, समान दिशा में है। ठीक है, तब परिणामी, तब इसका परिणामी निकाल लेते हैं। तो परिणामी क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू E1 प्लस क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्या लिखेंगे? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E इज इक्वल टू जो निकला के आएगा ये 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये सिग्मा प्लस का सिग्मा हो जाएगा। E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निकल के आई है भैया? ये हमारी निकल कर आई है प्लेट बिंदु P पर। क्या? बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही? बोलिए भाई, इतनी बात समझ में आ रही? फार्मूला मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा। ठीक, अब हम लोग क्या लिखेंगे? प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे? प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पहली प्लेट के कारण, प्लेट 1 के कारण क्या लिखेंगे? प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये होगी कहाँ? ये होगी कहाँ? प्लेट 1 से दूर क्या होगी? अगर हम पहली प्लेट के लिए निकाले हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? पहली प्लेट से दूर, और किधर? दाईं ओर। तो क्या लिखेंगे? प्लेट 1 से दूर, है ना, और दाईं ओर। किधर? दाईं ओर। ठीक है, पहली प्लेट से दूर दाईं ओर निकालते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? बोलिए, बात समझ में आ रही? अब दूसरी प्लेट सेकंड के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्या लिखेंगे? प्लेट सेकंड के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो E2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, E2 इक्वल टू, वो भी क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बस होती सबकी सेम ही है, समझना है किधर होगी, वो किधर होगी, वो होगी सेकंड प्लेट की ओर। क्या हो जाएगी, सेकंड प्लेट की ओर, और किधर होगी, बाईं ओर। क्या होगी, सेकंड प्लेट की ओर। क्या लिखेंगे, प्लेट सेकंड की ओर, प्लेट सेकंड की ओर और बाईं ओर। ठीक है, प्लेट सेकंड की ओर और बाईं ओर। बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो, अगर बाईं ओर होगी, भाई इसकी डायरेक्शन क्या है, E1 की डायरेक्शन ये है, E2 की डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो दोनों की जो परिणामी तीव्रताएं होती हैं वो दोनों का डिफरेंस हो जाता है। तो इसका मतलब ये काहे में होगी, ये माइनस में होगी। हमने आपको जब फर्स्ट चैप्टर में, इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर के सारे लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले आप जाइए प्लेलिस्ट पे, फर्स्ट चैप्टर के सारे लेक्चर देखिए, उसके बाद सेकंड लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका हम परिणामी तीव्रता निकालते हैं। देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विपरीत दिशा में हैं। क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विपरीत दिशा में हैं। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं विपरीत दिशा में है। ठीक है, विपरीत दिशा में है तब परिणामी तीव्रता। ठीक है, क्या लिखेंगे, परिणामी तीव्रता। अच्छा, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल टू E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगी। E क्या है, ये है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 न्यूटन प्रति कूलम। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो 0 होती है। बात समझ में आ रही, तो लिख दीजिए अतः, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल, अतः प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। कभी कभार ये एक नंबर में पूछ लेता है कि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो 0 होगी। बहुत प्यारा सा डेरिवेशन है, आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हाँ नोट कीजिएगा। चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, हो गया भाई। हाँ, इसे मिटा रहे हैं इधर का। आप लोग वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। अगर हम मिटा दिया करें तो कोई आप इसमें से घबराएं ना कि सर जी ने मिटा दिया, अब हम कैसे नोट करें। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। ठीक है, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, बहुत सुंदर सा एक न्यूमेरिकल हम लिख रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ नोट कीजिए ज़रूर ज़रूर। एक तब तक हम न्यूमेरिकल लिख रहे हैं। देखिए क्या है, कह रहा है 2 बड़ी प्लेटें, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठी, भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठी आवेश घनत्व, पृष्ठी आवेश घनत्व सिग्मा
के चिन्ह चिन्ह विपरीत, सिग्मा चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण कितना दे रखा है, तथा इनका परिमाण 17.0 × 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र। बी क्वेश्चन कह रहा है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। सी क्वेश्चन कह रहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र और उनके बाहर। जैसे हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं, एक प्लेट हमारे पास ये है, ठीक है, और दूसरी प्लेट ये है हमारे पास। ठीक है, पहली प्लेट हमारे पास क्या है, धनावेशित है, और दूसरी प्लेट क्या है, ऋणावेशित है। ठीक है, ये बिंदु हम मान लेते हैं P है, और ये बिंदु क्या है, R है, और ये क्या है, Q बिंदु है। ठीक है, ये हमें प्लेटों के बाह्य क्षेत्र में और प्लेटों के दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में और प्लेटों के बीच में, मतलब P पर बताना है, R पर बताना है, E पर बताना है, Q पर भी बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, R पर भी बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बताना हमें हर जगह। सबका पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। ठीक है, बात समझ में आ रही। अच्छा देखिए बिंदु P पर पहले हम निकालते हैं बिंदु P पर। ठीक है, बिंदु P पर निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा देखिए हम यहाँ निकालते हैं तो एक ये डायरेक्शन ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, और दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये हमारे पास E1 है और ये E2 है, दोनों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं किस दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो इनका परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगी, मतलब E1 माइनस का क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ से जो परिणामी तीव्रता हमें मिलेगी वो E क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। हमने बताया है कि प्लेटों के चाहे दाएं निकालें या बाएं निकालें, वहाँ पर परिणामी तीव्रता हमें 0 ही प्राप्त होगी, सिर्फ प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है हमें। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई। अब देखो बिंदु Q पर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बिंदु Q पर, किस पर, Q पर, बिंदु Q पर। ठीक है, बिंदु Q पर क्या निकल के आएगी, वहाँ पर हमें भी E1 माइनस E2 के बराबर में मिलेगी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो भी क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। कैसे, ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास अगर ये है तो ये हमारे पास E2 हो जाएगी, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, E1 होगी। ये हमारे पास बिंदु E है, तो यहाँ पर अगर परिणामी तीव्रता देखें, दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत दिशा में, इसलिए परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही। अब बिंदु R पर निकालते हैं, कहाँ पर निकालेंगे, बिंदु R पर। बिंदु R पर परिणामी तीव्रता क्या निकालेंगे भाई, देखिए एक तो परिणामी तीव्रता ये हमारे पास हो जाएगी, इसको क्या मान लें, E1 मान लें। अगर धन आवेशित प्लेट है तो धन आवेशित से दूर निकालते हैं। अगर प्लेट हमारी धन आवेशित है, प्लेट अगर हमारी धनावेशित है तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो धनावेशित से दूर निकालते हैं। तो अगर इसके लिए E1 देखें तो E1 सिग्मा अपान 2ε0। ठीक है, ठीक। अगर दूसरी प्लेट के लिए देखें तो दूसरी प्लेट क्या है, ऋणावेशित है, तो दूसरी प्लेट ऋणावेशित की ओर निकालते हैं, तो जो ये हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट प्लेट से दूर, पहली प्लेट फर्स्ट प्लेट से दूर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर यहाँ पे निकालेंगे तो ये सिग्मा अपान 2ε0 हो जाएगी। ये क्या होगी, सेकंड प्लेट की ओर, सेकंड प्लेट की ओर।
बात समझ में आ रही है? ये तीव्रताएं होती, डायरेक्शन होती निकालने की। बस ये समझ गए, सब अपने आप हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए, अपने आप क्वेश्चन कैसे। अगर प्लेट हमारी धनावेशित है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेशित से दूर निकालते हैं। अगर प्लेट हमारी ऋणावेशित है तो ऋणावेशित की ओर निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बोलिए बात, क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है, हाँ। अब इनका हम परिणामी तीव्रता निकालते हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे? परिणामी तीव्रता। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 प्लस का क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा क्या हमें भैया? देखिए क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा इज इक्वल टू वही मिलेगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बचेगा 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये मिलेगा इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमें मिला है। ये क्या मिली? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली है। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 17.0 × 10 की घात -22। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 है ना, × 10 की घात -12। ठीक है, देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितने जीरो बढ़ा देंगे? 2 जीरो बढ़ा देंगे। ये 885 दूना होता है 1700। नहीं, इसको हम ज़रा भाग देंगे तो हमें मिलेगा भाई 1.9। आप लोग भाग दे के देख लीजिए 1.9। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। वो कितना है? 22 में से 12 निकल गया तो माइनस का कितना बचेगा? 10। मात्रा क्या जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। इस टाइप से न्यूमेरिकल एक यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग भी इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। अगर कोई समस्या आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।